मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, सूरज का सातवां घोड़ा, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। यह उपन्यास पहली बार आज से 73 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 1952 में प्रकाशित हुआ था। आज हम इस उपन्यास को पढ़कर जानेंगे कि ऐसा इस उपन्यास में क्या है जो कि 73 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के उपरांत भी आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए रखता है। अज्ञेय ने इसकी भूमिका लिखी है, जिसमें वे कहते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियां नहीं, अपितु अनेक कहानियों में एक कहानी है। वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचन है, और जैसे उस समाज की अनंत शक्तियां परस्पर संबद्ध, परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत हैं, वैसे ही उसकी कहानियां भी। वे कहते हैं कि वास्तव में जीवन के प्रति यह अडिग आस्था ही सूरज का सातवां घोड़ा है, जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिस पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इस उपन्यास में एक कथानायक है जिसका नाम है माणिक मुल्ला। माणिक मुल्ला अपने दोस्तों को 3 प्रेम कहानियां सुनाता है। ये प्रेम कहानियां जमुना, लिली और सत्ती नाम की 3 महिलाओं से जुड़ी हैं। ये कहानियां परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई हैं और अलग अलग भी हैं। यहाँ माणिक मुल्ला तीनों कहानियों में पात्रों के रूप में स्वयं विद्यमान भी है। इस उपन्यास में केवल प्रेम की रोमानियता आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी जटिलताओं को भी दर्शाया गया है। और अंत में इस उपन्यास की कथा संरचना गोलाकार है। इसका अर्थ है कि इसमें समय एक चक्र की तरह है, जिसमें घटनाएं और अनुभव बार बार लौटते हैं, लेकिन हर बार एक नए रूप में। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ मेरी आवाज में उन सभी प्रेम कहानियों को सुनने के लिए? तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले रोमांचक उपन्यास की ओर। आगे बढ़ो, सूर्योदय रुका हुआ है, सूरज को मुक्त करो ताकि संसार में प्रकाश हो। देखो, उसके रथ का चक्र कीचड़ में फंस गया है। आगे बढ़ो साथियों, सूरज के लिए यह संभव नहीं कि वो अकेले उदित हो सके। घुटने जमाकर, सीना अड़ाकर उसके रथ को कीचड़ से उबारो। देखो, हम सब उसको सहारा दे रहे हैं, क्योंकि हम सब सूरज के अंश हैं। एंजेलो सिकेलियानो। इससे पहले कि मैं आपके सामने माणिक मुल्ला की अद्भुत निष्कर्षवादी प्रेम कहानियों के रूप में लिखा यह सूरज का सातवां घोड़ा नामक उपन्यास प्रस्तुत करूं, यह अच्छा होगा कि पहले आप यह जान लें कि माणिक मुल्ला कौन थे, वे हम लोगों को कहाँ मिले, कैसे उनकी प्रेम कहानियां हम लोगों के सामने आई, प्रेम के विषय में उनकी धारणाएं और अनुभव क्या थे, तथा कहानी की टेक्निक के बारे में उनकी मौलिक उद्भावनाएं क्या थीं। थी का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यह नहीं मालूम कि आजकल वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अब कभी उनसे मुलाकात होगी या नहीं, और अगर सचमुच वे लापता हो गए तो कहीं उनके साथ उनकी ये अद्भुत कहानियां भी लापता ना हो जाएं। इसलिए मैं इन्हें आपके सामने पेश किए देता हूँ। एक जमाना था जब वे हमारे मोहल्ले के मशहूर व्यक्ति थे। वहीं पैदा हुए, बड़े हुए, वहीं शोहरत पाई और वहीं से लापता हो गए। हमारा मोहल्ला काफी बड़ा था, कई हिस्सों में बटा हुआ था, और वे उस हिस्से के निवासी थे जो सबसे ज्यादा रंगीन और रहस्यमय है, और जिसकी नई पुरानी पीढ़ी दोनों के बारे में अजब अजब सी किंवदंतियां मशहूर हैं। मुल्ला उनका उपनाम नहीं, जाति थी, कश्मीरी थे। कई पुश्तों से उनका परिवार यहाँ बसा हुआ था। वे अपने भाई और भाभी के साथ रहते थे। भाई और भाभी का तबादला हो गया था और वे पूरे घर में अकेले रहते थे। इतनी सांस्कृतिक स्वाधीनता और इतनी कम्युनिज्म एक साथ उनके घर में थी कि यद्यपि हम लोग उनके घर से बहुत दूर रहते थे, लेकिन वहीं सबका अड्डा जमा करता था। हम सब उन्हें गुरुवत मानते थे और उनका भी हम सबों पर निश्चल प्रगाढ़ स्नेह था। वे नौकरी करते हैं या पढ़ते हैं। नौकरी करते हैं तो कहाँ,
पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यह भी हम लोग कभी जान नहीं पाए। उनके कमरे में किताबों का नाम निशान भी नहीं था। हाँ, कुछ अजब अजब चीजें वहां थी जो अमूमन दूसरे लोगों के कमरों में नहीं पाई जाती। मसलन दीवार पर एक पुराने काले फ्रेम में एक फोटो जड़ा टंगा था, खाओ बदन बनाओ। एक ताक में एक काली बेंट का बड़ा सा सुंदर चाकू रखा था। एक कोने में एक घोड़े की पुरानी नाल पड़ी थी और इसी तरह की कितनी ही अजीबोगरीब चीजें वहां थी जिनका औचित्य हम लोग कभी नहीं समझ पाते थे। इसके साथ ही हमें ज्यादा दिलचस्पी जिस बात में थी वह यह कि जाड़ों में मूंगफलियां और गर्मियों में खरबूजे वहां हमेशा मौजूद रहते थे और उसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि हम लोग भी हमेशा वहां मौजूद रहते थे। अगर कभी फुर्सत हो, पूरा घर अपने अधिकार में हो, चार मित्र बैठे हों, तो निश्चित है कि घूम फिर कर वार्ता राजनीति पर आ टिकेगी और जब राजनीति में दिलचस्पी खत्म होने लगेगी तो गोष्ठी की वार्ता प्रेम पर आ टिकेगी। कम से कम मध्य वर्ग में तो इन दो विषयों के अलावा तीसरा विषय नहीं होता। माणिक मुल्ला का दखल जितना राजनीति में था उतना ही प्रेम में था, लेकिन जहां तक साहित्यिक वार्ता का प्रश्न था वे प्रेम को तरजीह दिया करते थे। प्रेम के विषय में बातें करते समय वे कभी कभी कहावतों को अजब रूप में पेश किया करते थे और उनमें से न जाने क्यों एक कहावत अभी तक मेरे दिमाग में चस्पा है। हालांकि उसका सही मतलब ना मैं तब समझा था ना अब। अक्सर प्रेम के विषय में अपने कड़वे मीठे अनुभवों से हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने के बाद खरबूजा काटते हुए कहते थे, प्यारे बंधुओं, कहावत में चाहे जो कुछ हो, प्रेम में खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे चाहे चाकू खरबूजे पर, नुकसान हमेशा चाकू का होता है। अतः जिसका व्यक्तित्व चाकू की तरह तेज और पैना हो उसे हर हालत में उस उलझन से बचना चाहिए। ऐसी अन्य कहावतें थीं जो याद आने पर मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन जहां तक कहानियों का प्रश्न था उनकी निश्चित धारणा थी कि कहानियों की तमाम नस्लों में प्रेम कहानियां ही सबसे सफल साबित होती हैं। अतः कहानियों में रोमांस का अंश जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी दृष्टि संकुचित नहीं कर लेनी चाहिए और कुछ ऐसा चमत्कार करना चाहिए कि वे समाज के लिए कल्याणकारी अवश्य हों। जब हम लोग पूछते थे कि यह कैसे संभव है कि कहानियां प्रेम पर लिखी जाएं पर उनका प्रभाव कल्याणकारी हो, तब वे कहते थे कि यही तो चमत्कार है तुम्हारे माणिक मुल्ला में जो अन्य किसी कहानीकार में है ही नहीं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक एक भी कहानी नहीं लिखी थी, फिर भी कहानियों के विषय में उनका विशाल अध्ययन था। कम से कम हम लोगों को तो ऐसा ही लगता था और उनका कहानी कला पर पूर्ण अधिकार था। कहानियों की टेक्निक के बारे में उनका सबसे पहला सिद्धांत था कि आधुनिक कहानी में आदि, मध्य या अंत तीनों में से कोई ना कोई तत्व अवश्य छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि कहानी वही पूर्ण है जिसमें आदि में आदि हो, मध्य में मध्य हो और अंत में अंत हो। इनकी व्याख्या वे यूं करते हैं कि कहानी का आदि वह है जिसके पहले कुछ ना हो, बाद में मध्य हो, मध्य वह है जिसके पहले आदि हो और बाद में अंत हो, अंत उसे कहते हैं जिसके पहले मध्य हो और बाद में रद्दी की टोकरी हो। कहानियों की टेक्निक के बारे में उनका दूसरा सिद्धांत यह था कि कहानियां चाहे छायावादी हो या प्रगतिवादी, ऐतिहासिक हो या अनऐतिहासिक, समाजवादी हो या मुस्लिम लीगी, किंतु उनसे कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य निकलना चाहिए। वह निष्कर्ष समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, ऐसा उनका निश्चित मत था। और यद्यपि इसीलिए उन्होंने जीवन भर कोई कहानी नहीं लिखी, पर वे अपने को कथा साहित्य में निष्कर्षवाद का प्रवर्तक मानते थे। कथा शिल्प की पूरी प्रणाली वे इस प्रकार बताते थे, कुछ पात्र लो और एक निष्कर्ष पहले से सोच लो, जैसे यानी जो भी निष्कर्ष निकालना हो फिर अपने पात्रों पर इतना अधिकार रखो, इतना शासन रखो कि वे अपने आप प्रेम के चक्र में उलझ जाएं और अंत में वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो तुमने पहले से तय कर रखा है। मेरे मन में अक्सर इन बातों पर शंकाएं भी उठती थीं, पर निष्कर्षवाद के विषय में उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी में बहुत से कहानीकार इसलिए प्रसिद्ध हो गए हैं कि उनकी कहानी में कथानक चाहे लंगड़ाता हो, पात्र चाहे पिलपिले हों, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक निष्कर्ष अद्भुत होते हैं।
मेरी दूसरी शंका कथा वस्तु को प्रेम संबंधी अनिवार्यता के विषय में थी। मैं अक्सर सोचता था कि जिंदगी में अधिक से अधिक 10 बरस ऐसे होते होंगे जब हम प्रेम करते हैं। अब उन 10 वर्षों में खाना पीना, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक जीवन, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, सिनेमा और साप्ताहिक पत्र, मित्र गोष्ठी, इन सबों में जितना समय बचता है उतने में हम प्रेम करते हैं। फिर इतना महत्व उसे क्यों दिया जाए? सैर सपाटा, खोज, शिकार, व्यायाम, मोटर चलाना, रोजी रोजगार, तांगे वाले, इक्के वाले और पत्रों के संपादक, सैकड़ों विषय हैं जिन पर कहानियां लिखी जा सकती हैं। फिर आखिर प्रेम पर ही क्यों लिखी जाए? जब मैंने माणिक मुल्ला से यह पूछा तो सहसा वे भावुक हो गए और बोले, तुम्हें बांग्ला आती है? मैंने कहा, नहीं। क्यों? तो गहरी सांस लेकर बोले, टैगोर का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने लिखा है, आमार माझारे जो आच्छे से गो कोनो विरहणी नारी, अर्थात मेरे मन के अंदर जो बसा है वह कोई विरहणी नारी है और वही विरहणी नारी अपनी कथा कहा करती है बार बार, तरह तरह से। और फिर अपने मत की व्याख्या करते हुए बोले कि विरहणी नारियां भी कई भांति की होती हैं। अनगूढ़ा विरहणी, ऊड़ा विरहणी, मुग्धा विरहणी, प्रौढ़ा विरहणी आदि आदि, तथा विरह भी कई प्रकार के होते हैं। बाह्य परिस्थिति जन्य, आंतरिक मन स्थिति जन्य इत्यादि, इन सबों पर कहानियां लिखी जा सकती हैं। और माणिक मुल्ला का चमत्कार यह था कि जैसे बाजीगर मुंह से आम निकाल देता है, वैसे ही वे इन कहानियों से सामाजिक कल्याण के निष्कर्ष निकाल देने में समर्थ थे। हालांकि माणिक मुल्ला के बारे में प्रकाश का मत था कि यार, हो ना हो माणिक मुल्ला के बारे में हिंदी के अन्य कहानीकारों की तरह नारी के लिए कुछ ऑब्सेशन है, पर यह वह कभी माणिक मुल्ला के सामने कहने का साहस नहीं करता था कि वे उसका सही सही जवाब दे सकें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आज तक उनके बारे में सही फैसला नहीं कर पाया हूं। इसलिए मैं ये कहानियां ज्यों की त्यों आपके सामने प्रस्तुत किए देता हूं, ताकि आप स्वयं निर्णय कर लें इसका नाम सूरज का सातवां घोड़ा क्यों रखा गया। इसका स्पष्टीकरण भी अंत में मैंने कर दिया है। हाँ, आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे कि इनकी शैली में बोलचाल के लहजे की प्रधानता है और मेरी आदत के मुताबिक उनकी भाषा रोमानी, चित्रात्मक, इंद्रधनुष और फूलों से सजी हुई नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये कहानियां माणिक मुल्ला की हैं, मैं तो केवल प्रस्तुत करता हूँ। अतः जैसे उनसे सुनी थी उन्हें यथासंभव वैसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली दोपहर, नमक की अदायगी अर्थात जमुना का नमक माणिक ने कैसे अदा किया। उन्होंने सबसे पहली कहानी एक दिन गर्मी की दोपहर में सुनाई थी, जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से बंद करके सिर के नीचे भीगे तौलिया लिए चुपचाप लेटे थे। प्रकाश और ओंकार ताश के पत्ते बांट रहे थे और मैं अपनी आदत के मुताबिक कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माणिक ने मेरी किताब छीनकर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा, यह लड़का बिल्कुल निकम्मा निकलेगा, मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की कहानियां पढ़ता है। छी, बोल कितनी कहानियां सुनेगा। सभी उठ बैठे और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। अंत में माणिक मुल्ला ने एक कहानी सुनाई, जिसमें उनके कथनानुसार उन्होंने इसका विश्लेषण किया था कि प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमय, आध्यात्मिक या सर्वथा व्यक्तिक भावना ना होकर वास्तव में एक सर्वथा मानवीय सामाजिक भावना है। अतः समाज व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक संगठन और वर्ग संबंध पर स्थापित है। नियमानुसार पहले उन्होंने कहानी का शीर्षक बताया, नमक की अदायगी। इस शीर्षक पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नमक का दरोगा का काफी प्रभाव मालूम पड़ता था, पर कथा वस्तु सर्वथा मौलिक थी। कहानी इस प्रकार थी। माणिक मुल्ला के घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी, जिसके पीछे छोटा अहाता था। अहाते में एक गाय रहती थी। कोठी में एक लड़की का नाम जमुना था। गाय का नाम मालूम नहीं। गाय बूढ़ी थी, रंग लाल था, सींग नुकीले थे। लड़की की उम्र 15 साल की थी। रंग गेहुआ था, बढ़िया पंजाबी गेहूं, और स्वभाव मीठा, हंसमुख और मस्त। माणिक, जिनकी उम्र 10 बरस की थी, उसे जमुनिया कहकर भागा करते थे और वह बड़ी होने के नाते जब कभी माणिक को पकड़ पाती थी तो इनके दोनों कान उमेटती और मौके बेमौके चुटकी काटकर इनका सारा बदन लाल कर देती। माणिक मुल्ला निस्तार की कोई राह न पाकर चीखते थे, माफी मांगते थे और भाग जाते थे।
लेकिन जमुना के 2 काम माणिक मुल्ला के सुपुर्द थे। इलाहाबाद से निकलने वाली जितनी सस्ते किस्म की प्रेम कहानियों की पत्रिकाएं होती थीं, वे जमुना उन्हीं से मंगवाती थी। और शहर के किसी भी सिनेमा घर में अगर नई तस्वीर आई तो उसकी गाने की किताब भी माणिक को खरीद लानी पड़ती थी। इस तरह जमुना का घरेलू पुस्तकालय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। समय बीतते कितनी देर लगती है, कहानियां पढ़ते पढ़ते और सिनेमा के गीत याद करते करते जमुना 20 बरस की हो गई और माणिक 15 बरस के। और भगवान की माया देखो कि जमुना का ब्याह ही कहीं तय नहीं हुआ। वैसे बात चली, पास ही रहने वाले महेश्वर दलाल के लड़के तन्ना के बारे में सारा मोहल्ला कहा करता था कि जमुना का ब्याह इसी से होगा, क्योंकि तन्ना और जमुना में बहुत पड़ती थी। तन्ना जमुना की बिरादरी का भी था, हालांकि कुछ नीचे गोद का था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि महेश्वर दलाल से सारा मोहल्ला डरता था। महेश्वर बहुत ही झगड़ालू, घमंडी और लंपट था। तन्ना उतना ही सीधा, विनम्र और सच्चरित्र, और सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता था। लेकिन जैसा पहले ही कहा जा चुका है, तन्ना थोड़े नीचे गोद का था और जमुना का खानदान सारी बिरादरी में खरे और ऊंचे होने के लिए प्रख्यात था। अतः जमुना की मां की राय नहीं पड़ी। चूंकि जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क मात्र थे और तनख्वाह से क्या आता जाता था, तीज त्योहार, मूड़न देव काज में हर साल जमा रकम खर्च करनी पड़ती थी। अतः जैसा हर मध्यम श्रेणी के कुटुंब में पिछली लड़ाई में हुआ है, बहुत जल्दी सारा जमा रुपया खर्च हो गया और शादी के लिए कानी कौड़ी नहीं बची। और बेचारी जमुना तन्ना से बातचीत टूट जाने के बाद खूब रोई। फिर आंसू पहुंचे, फिर सिनेमा के नए गीत याद किए और इस तरह से होते होते एक दिन 20 की उम्र को भी पार कर गई। और माणिक का यह हाल कि ज्यों-ज्यों जमुना बढ़ती जाए त्यों तो वह इधर उधर दुबली मोटी होती जाए। और ऐसे कि माणिक को भली भी लगे और बुरी भी। लेकिन एक उसकी बुरी आदत पड़ गई थी कि चाहे माणिक मुल्ला उसे चिढ़ाए या ना चिढ़ाए, वह उन्हें कोने अतरे में पाते ही इस तरह दबोचती थी कि माणिक मुल्ला का दम घुटने लगता था। और इसलिए माणिक मुल्ला उसकी छां से भी कतराते थे। लेकिन किस्मत की मार देखिए, उसी समय मोहल्ले में धर्म की लहर चल पड़ी और तमाम औरतें, जिनकी लड़कियां अनब्याही रह गई थीं, जिनके पति हाथ से बेहाथ हुए जा रहे थे, जिनके लड़के लड़ाई में चले गए थे, जिनके देवर बिक गए थे, जिन पर कर्ज हो गया था, सभी ने भगवान की शरण ली और कीर्तन शुरू हो गए और कंठियां ली जाने लगी। माणिक की भाभी ने भी हनुमान चौतरा वाले ब्रह्मचारी से कंठी ली और नियम से दोनों वक्त भोग लगाने लगी और सुबह शाम पहली टिक्की गौ माता के नाम सेकने लगी। घर में गौ थी नहीं, अतः कोठी की बूढ़ी गाय को वह टिक्की दोनों वक्त खिलाई जाती थी। दोपहर को तो माणिक स्कूल चले जाते थे। दिन का वक्त रहता था, अतः भाभी खुद चादर ओढ़कर गाय को रोटी खिला आती थी। पर रात को माणिक मुल्ला को ही जाना पड़ता था। गाय के अहाते के पास जाते हुए माणिक मुल्ला की रूह कांपती थी। जमुना का कान खींचना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और अच्छा भी लगता था। अतः डर के मारे राम का नाम लेते हुए खुशी खुशी वे गैया के अहाते की ओर जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि माणिक मुल्ला के यहाँ मेहमान आए और खाने पीने में ज्यादा रात बीत गई। माणिक सो गए तो उनकी भाभी ने उन्हें जगाकर टिक्की दी और कहा, गैया को दे आओ। माणिक ने काफी बहानेबाजी की, लेकिन उनकी एक न चली। अंत में आंख मलते मलते अहाते के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गाय के पास भूसे वाली कोठरी के दरवाजे पर कोई छाया बिल्कुल कफन जैसी, जैसे सफेद कपड़े पहने खड़ी है। इनका कलेजा मुंह को आने लगा। पर इन्होंने सुन रखा था कि भूत प्रेत के आगे आदमी को हिम्मत बांधे रहना चाहिए और उसे पीठ नहीं दिखलानी चाहिए, वरना उसी समय आदमी का प्राणांत तो हो जाता है। माणिक मुल्ला सीना ताने और कांपते हुए पांव को संभाले हुए आगे बढ़ते गए और वह औरत वहां से अदृश्य हो गई। उन्होंने बार बार आंखें मलकर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने संतोष की सांस ली, गाय को टिक्की दी और लौट चले। इतने में उन्हें लगा कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। माणिक मुल्ला भली भांति जानते थे कि भूत प्रेत मोहल्ले भर के लड़कों का नाम जानते हैं, अतः उन्होंने रुकना सुरक्षित नहीं समझा। लेकिन आवाज नजदीक आती गई और सहसा किसी ने पीछे से आकर माणिक मुल्ला का कॉलर पकड़ लिया।
माणिक मुल्ला गला फाड़कर चीखने ही वाले थे कि किसी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। वे स्पर्श पहचानते थे, जमुना। लेकिन जमुना ने कान नहीं उमेठे, कहा, चले आओ। माणिक मुल्ला बेबस थे, चुपचाप चले गए और बैठ गए। अब माणिक भी चुप था और जमुना भी चुप। माणिक जमुना को देखे, जमुना माणिक को देखे और गाय उन दोनों को देखे। थोड़ी देर बाद माणिक ने घबरा कर कहा, हमें जाने दो जमुना। जमुना ने कहा, बैठो, बातें करो माणिक, बड़ा मन घबराता है। माणिक फिर बैठ गए। अब बात करे तो क्या करे। उनकी क्लास में उन दिनों भूगोल में स्वेज नहर, इतिहास में सम्राट जलालुद्दीन अकबर, हिंदी में इत्यादि की आत्मकथा और अंग्रेजी में रेड राइडिंग हुड पढ़ाई जा रही थी। पर जमुना से इसकी बातें क्या करें। थोड़ी देर बाद माणिक ऊब कर बोले, हमें जाने दो जमुना, नींद लग रही है। अभी कौन रात बीत गई है, बैठो। कान पकड़कर जमुना बोली। माणिक ने घबरा कर कहा, नींद नहीं लगी है, भूख लग रही है। भूख लग रही है? अच्छा, जाना मत, मैं अभी आई। कह जमुना फौरन पिछवाड़े के सहन में से होकर अंदर चली गई। माणिक की समझ में नहीं आया कि आज जमुना एकाएक इतनी दयावान क्यों हो रही है कि इतने में जमुना लौट आई और आंचल के नीचे से 2-4 पुए निकालते हुए बोली, लो खाओ, आज तो माँ भागवत की कथा सुनने गई है। और जमुना उसी तरह माणिक को अपनी तरफ खींचकर पुए खिलाने लगी। एक ही पुआ खाने के बाद माणिक मुल्ला उठने लगे तो जमुना बोली, और खाओ। तो माणिक मुल्ला ने उसे बताया कि उन्हें मीठे पुए अच्छे नहीं लगते, उन्हें बेसन के नमकीन पुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, कल तुम्हारे लिए बेसन के नमकीन पुए बना रखूंगी, कल आओगे? कथा तो 7 रोज तक होगी। माणिक ने संतोष की सांस ली, उठ खड़े हुए। लौट कर आए तो भाभी सो रही थीं। माणिक मुल्ला चुपचाप गौ माता का ध्यान करते हुए सो गए। दूसरे दिन माणिक मुल्ला ने चलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें जाने में डर भी था और वे जाना भी चाहते थे। और न जाने कौन सी चीज थी जो अंदर ही अंदर उनसे कहती थी, माणिक, यह बहुत बुरी बात है, जमुना अच्छी लड़की नहीं। और उनके ही अंदर कोई दूसरी चीज थी जो कहती थी, चलो माणिक, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, चलो देखें तो क्या है। और इन दोनों से एक बड़ी चीज थी, नमकीन बेसन का पुआ, जिसके लिए नासमझ माणिक मुल्ला अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ने के लिए तैयार थे। उस दिन माणिक मुल्ला गए तो जमुना ने धानी रंग की वाइल की साड़ी पहनी हुई थी, अरगंडी की पतली ब्लाउज पहनी थी, 2 चोटियां की थी, माथे पर चमकती हुई बिंदी लगाई थी। माणिक अक्सर देखते थे कि जब लड़कियां स्कूल जाती थीं तो ऐसे सज धज कर जाती थीं। घर में तो मैली धोती पहनकर फर्श पर बैठकर बातें किया करती थीं। इसलिए उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। बोला, जमुना, क्या अभी स्कूल से लौट रही हो? स्कूल? स्कूल जाना तो माँ ने 4 साल से छुड़ा दिया। घर में बैठी बैठी या तो कहानियां पढ़ती हूँ या फिर सोती हूँ। माणिक मुल्ला की समझ में नहीं आया कि जब दिन भर सोना ही है तो इस सज धज की क्या जरूरत। माणिक मुल्ला आश्चर्य से मुंह खोलते देखते रहे कि जमुना बोली, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? असली जर्मन की अरगंडी है, चाचा कलकत्ते से लाए थे, ब्याह के लिए रखी थी। ये देखो, छोटे छोटे फूल भी बने हैं। माणिक मुल्ला को बहुत आश्चर्य हुआ उस अरगंडी को छूकर जो कलकत्ते से आई थी, असली जर्मनी की थी और जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। माणिक मुल्ला जब गाय को टिक्की खिला चुके तो जमुना ने बेसन के नमकीन पुए निकाले, मगर कहा, पहले बैठ जाओ तब खिलाएंगे। माणिक चुपचाप चलने लगे। जमुना ने छोटी सी बैटरी जला दी, पर माणिक मारे डर के कांप रहे थे। उन्हें हर क्षण यही लगता था कि भूसे में से अब सांप निकला, अब बिच्छू निकला, अब कांतर निकली। रुंधते गले से बोले, हम खाएंगे नहीं, हमें जाने दो। जमुना बोली, कैथे की चटनी भी है। अब माणिक मुल्ला मजबूर हो गए। कैथा उन्हें विशेष प्रिय था। अंत में सांप बिच्छू के भय का निरोध करके किसी तरह वे बैठ गए। फिर वही आलम की जमुना को माणिक चुपचाप देखे और माणिक को जमुना, और गाय इन दोनों को। जमुना बोली, कुछ बात करो माणिक। जमुना चाहती थी कि माणिक कुछ उसके कपड़े के बारे में बात करे, पर जब माणिक नहीं समझे तो वह खुद बोली, माणिक, यह कपड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है जमुना, माणिक बोले, पर देखो, तन्ना है ना, वही अपना तन्ना। उसी के साथ जब बातचीत चल रही थी तभी चाचा कलकत्ते से सब कपड़े लाए थे। 500 रुपए के कपड़े थे। पंचम बनिया से एक सेट गिरवी रख के कपड़े लिए थे। फिर बात टूट गई। अभी तो मैं उसी के यहाँ गई थी। अकेले मन घबराता है, लेकिन अब तो तन्ना बात भी नहीं करता, इसलिए कपड़े भी बदले थे।
बात क्यों टूट गई जमुना? अरे, तन्ना बहुत डरपोक है। मैंने तो माँ को राजी कर लिया था, पर तन्ना को महेश्वर दलाल ने बहुत डांटा। तब से तन्ना डर गया और अब तो तन्ना ठीक से बोलता भी नहीं। माणिक ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर जमुना बोली, असल में तन्ना बुरा नहीं है, पर महेश्वर बहुत कमीना आदमी है और जब से तन्ना की माँ मर गई तब से तन्ना बहुत दुखी रहता है। फिर सहसा जमुना ने स्वर बदल दिया और बोली, लेकिन फिर तन्ना ने मुझे आशा में क्यों रखा? माणिक, अब न मुझे खाना अच्छा लगता है न पीना, स्कूल जाना छूट गया, दिन भर रोते रोते बीतता है। हाँ माणिक। और उसके बाद वह चुपचाप बैठ गई। माणिक बोले, तन्ना बहुत डरपोक था, उसने बड़ी गलती की। तो जमुना बोली, दुनिया में यही होता आया है। और उदाहरण स्वरूप उसने कई कहानियां सुनाई जो उसने पढ़ी थी या चित्रपट पर देखी थी। माणिक उठे तो जमुना ने पूछा कि रोज आओगे ना? माणिक ने आनाकानी की तो जमुना बोली, देखो माणिक, तुमने नमक खाया है और नमक खाकर जो अदा नहीं करता उस पर बहुत बड़ा पाप पड़ता है, क्योंकि ऊपर भगवान देखता है और सब बही खाते में दर्ज करता है। माणिक विवश हो गए थे और उन्हें रोज आना पड़ा और जमुना उन्हें बिठाकर रोज तन्ना की बातें करती रही। फिर क्या हुआ? जब हम लोगों ने पूछा तो माणिक बोले, एक दिन वह तन्ना की बातें करते करते मेरे कंधे पर सिर रखकर खूब रोई और चुप हुई तो आंसू पहुंचे और एकाएक मुझसे वैसी बातें करने लगी जैसे कहानियों में लिखी होती हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा और सोचा अब कभी उधर नहीं जाऊंगा, पर मैंने नमक खाया था और ऊपर भगवान सब देखता है। हाँ, यह जरूर था कि जमुना के रोने पर मैं चाहता था कि उसे अपने स्कूल की बातें बताऊं, अपने किताबों की बातें बताकर उसका मन बहलाऊं, पर वह आंसू पहुंचकर कहानियों जैसी बातें करने लगी। यहाँ तक कि एक दिन मेरे मुंह से भी वैसे ही बातें निकल गईं। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने पूछा। अजब बात हुई। असल में इन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। जमुना चुपचाप मेरी ओर देखती रही और फिर रोने लगी। बोली, मैं बहुत खराब लड़की हूँ, मेरा मन घबराता था इसलिए तुमसे बातें करने आती हूँ, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहती। अब मैं नहीं आया करूंगी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं गया तो देखा फिर जमुना मौजूद है। फिर माणिक मुल्ला को रोज जाना पड़ा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि हम लोगों ने उठकर पूछा कि अंत में क्या हुआ? तो माणिक मुल्ला बोले, कुछ नहीं, होता क्या, जब मैं जाता तो मुझे लगता कोई कह रहा है कि माणिक उधर मत जाओ, यह बहुत खराब रास्ता है, पर मैं जानता था कि मेरा कुछ बस नहीं है। और धीरे धीरे मैंने देखा कि न मैं वहां जाए बिना रह सकता था और न जमुना आए बिना। हाँ, यह तो ठीक है, पर इसका अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? माणिक मुल्ला ने ताने के स्वर में कहा, तब तो तुम लोग खूब नाम कमाओगे। अरे, क्या प्रेम कहानियों के 2-4 अंत होते हैं? एक ही तो अंत होता है। नायिका का विवाह हो गया, माणिक मुंह ताकते रह गए। अब इसी को चाहे जितने ढंग से कह लो। बहरहाल, इतनी दिलचस्प कहानी का इतना साधारण अंत हम लोगों को पसंद नहीं आया। फिर भी प्रकाश ने पूछा, लेकिन इससे यह कहाँ साबित हुआ कि प्रेम भावना की नींव आर्थिक संबंधों पर है और वर्ग संघर्ष उसे प्रभावित करता है? क्यों, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। माणिक मुल्ला ने कहा, अगर हर एक के घर में गाय होती तो यह स्थिति कैसे पैदा होती? संपत्ति की विषमता ही इस प्रेम का मूल कारण है। न उनके घर में गाय होती, ना मैं उनके घर वहां जाता, न नमक खाता, न नमक अदा करना पड़ता। लेकिन फिर इससे सामाजिक कल्याण के लिए क्या निष्कर्ष निकला? हम लोगों ने पूछा। बिना निष्कर्ष के मैं कुछ नहीं कहना चाहता मित्रों। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हर घर में गाय होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, संतानों का स्वास्थ्य भी बढ़े, पड़ोसियों का उपकार भी हो और भारत में फिर से दूध घी की नदियां बहें। यद्यपि हम लोग आर्थिक आधार वाले सिद्धांत से सहमत नहीं थे, पर यह निष्कर्ष हम सबों को पसंद आया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि बड़े होने पर एक एक गाय अवश्य पालेंगे। इस प्रकार माणिक मुल्ला की प्रथम निष्कर्षवादी प्रेम कहानी समाप्त हुई। अनध्याय। इस कहानी ने हम लोगों को वास्तव में प्रभावित किया था। गर्मी के दिन थे। मोहल्ले के जिस हिस्से में हम लोग रहते उधर छतें बहुत तपती थीं, अतः हम सभी लोग हकीम जी के चबूतरे पर सोया करते थे। रात को जब हम लोग लेटे तो नींद नहीं आ रही थी और रह रहकर जमुना की कहानी हम लोगों के दिमाग में घूम जाती थी और कभी कलकत्ते की अरगंडी, कभी बेसन के पुए की याद करके हम लोग हंसा करते थे। इतने में श्याम भी हाथ में एक बंसखट लिए और बगल में दरी तकिया दबाए हुए आया। वह दोपहर की मजलिस में शामिल नहीं था, अतः
हम लोगों को हंसते देख उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि माणिक मुल्ला ने कौन सी कहानी हम लोगों को बताई है। जब हम लोगों ने जमुना की कहानी उसे बताई तो आश्चर्य से देखा गया कि बजाय हंसने के वह उदास हो गया। हम लोगों ने एक स्वर से पूछा कि कहो श्याम, इस कहानी को सुनकर दुखी क्यों हो गए? क्या तुम जमुना को जानते थे? तो श्याम रुंधे हुए गले से बोला, नहीं, मैं जमुना को नहीं जानता, लेकिन आज 90% लड़कियां जमुना की परिस्थिति में हैं। वे बेचारी क्या करें? तन्ना से उसकी शादी हो नहीं पाई, उसके बाप दहेज जुटा नहीं पाए, शिक्षा और मन बहलाव के नाम पर उसे मिली मीठी कहानियां, सच्ची कहानियां, रस भरी कहानियां, तो बेचारी और कर ही क्या सकती थी? यह तो रोने की बात है, इसमें हंसने की क्या बात है? दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए, हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, आदि आदि। श्याम की बात सुनकर हम लोगों का भी जी भर आया और धीरे धीरे हम लोग सो गए। दूसरी दोपहर। घोड़े की नाल, अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। दूसरे दिन खा पी कर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। जब हम लोगों ने माणिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी को सुनकर रोने लगा तो श्याम झेप कर बोला, मैं कहाँ रो रहा था? माणिक मुल्ला हंसे और बोले कि हमारी जिंदगी में जरा सी परत उघाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और कीचड़ छिपा है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं तो इतना रो चुका हूं कि अब आंख में आंसू आता ही नहीं, अतः लाचार होकर हंसना पड़ता है। एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं वे रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं वे कभी हंसते हंसते उस जिंदगी को बदल भी डालते हैं। फिर खरबूजा काटते हुए बोले, हटाओ जी इन बातों को, लो आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब मात है। क्या है श्याम, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अजी, मुंह लटकाने से क्या होता है? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो यह सुनना ही चाहते थे कि अतः एक स्वर में बोल उठे, हाँ हाँ, आज जमुना के विवाह की कहानी रहे। पर माणिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजे के छिलके बाहर फेंकाओ। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो माणिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लिए और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, यह क्या है? घोड़े की नाल। हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ठीक। माणिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर नचाते हुए कहा, यह नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। तुम लोग पूछोगे कैसे? वह मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। और माणिक मुल्ला ने विस्तार से जो हमें बताया वह संक्षेप में इस प्रकार है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी नहीं तय हो पाई और निराश होकर उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवरटाइम करने लगे तो एक दिन अकस्मात उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामो बीबी आई और उन्होंने बीज छीलते हुए कहा, हरे राम राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसन नाम तैसन करनी, भादों की जमुना असफाटी पड़त है। और फिर झुककर माँ के कान में धीमे से बोली, एकर ब्याह हुआ काहू नहीं तय क्यों? जब माँ ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहीं जात पर जात में दे देने से तो अच्छा है कि माँ बेटी गले से रस्सी बांधकर कुएं में गिर पड़े, तो रामो बीबी फौरन तमक कर बोली, हैं, कैसी कुभाका जिभ्या से निकालत हो जमुना की अम्मा, कहत कुछ नहीं लागत, और कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे अड़ोस पड़ोस वाले, कुएं में गिरे तन्ना और महेसर दलाल, दूसरे का सुख देख के जिनके हिया फाटत हैं। बहरहाल यह हुआ कि रामो बीबी ने फौरन अपनी कुर्ती में से अपने भतीजे की कुंडली निकाल दी और कहा, बखत पड़े पर आदमी आदमी के काम आवत है, जो हारे गाड़े कामो काम ना आवे वो आदमी के रूप में जनावर है। अब ये हमार भतीजा है, घर का अकेला, न सास न ससुर न ननद न जेठानी, कौनो किचायन नाही है घर में, नाना ओ के नाम जागीर लिख गए हैं, घर में घोड़ा है तांगा है, पुराना नामी खानदान है, लड़की रानी महारानी असबिल सही है। जब शाम को जमुना की माँ ने यह खबर बाप को दी तो उसने सामने से थाली खिसका दी और कहा, उसकी 2 बीवियां मर चुकी हैं, तेहाजू है लड़का, मुझसे 4-5 बरस छोटा होगा। थाली काहे खिसका दी? ना खाओ मेरी बला से, क्यों नहीं ढूंढ के लाते? जब लड़की की उम्र मेरे बराबर हो रही है तो लड़का कहाँ से 11 साल का मिल जाए? इस बात को लेकर पति और पत्नी में बहुत कहा सुनी हुई। अंत में
जब पत्नी पान बनाकर ले आई और पति को समझाकर कहा, लड़का तेहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना पुख्ता होते हैं। जब जमुना के द्वारे बारात चढ़ी तो माणिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन दिया उससे हम लोग लोटपोट हो गए। जमुना ने उसे देखा तो बहुत रोई, जेवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई। चलने लगी तो यह आलम था कि आंखों से आंसू नहीं थमते थे और हृदय में उमंगें नहीं थमती थीं। जब जमुना लौटकर मायके आई तो सभी सखियों के यहाँ गई। अंग अंग पर जेवर लदा था, रोम रोम पुलकित था और पति की तारीफ करते जबान नहीं थकती थी। अरे कम्मो, वो तो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते। ऐसे छोटे से बच्चे हों, पहले दोनों के मायके वाले सारी जायदाद लूट ले गए, नहीं तो धन फटा पड़ता था। मैंने कहा अब तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर से ही विदा करूंगी, तुम देखते रहना। तो बोले, तुम घर की मालकिन हो, सुबह शाम दाल रोटी दे दो बस, मुझे क्या करना है। 24 घंटा मुंह देखते रहते हैं, जरा सी कहीं गई, बस सुनती हो ओ जी सुनती हो, अजी कहाँ गई। मेरी तो नाक में दम कर रखा है कम्मो, मोहल्ला पड़ोस वाले देख देख कर जलते हैं। मैंने कहा जितना जलोगे उतना जलाऊंगी, मैं भी तो दरवाजा खोलती हूँ जब धूप सिर पर चढ़ाती है, और ख्याल इतना रखते हैं कि मैं आई तो 250 रुपये जबरदस्ती ट्रंक में रख दिए। कहा मेरी कसम है जो इसे ना ले जाओ। लेकिन जमुना को जल्दी ही ससुराल लौट जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन उसके बाप बहुत परेशान हालात में रात को 8 बजे बैंक से लौटे और बताया कि हिसाब में 127 रुपये तेरे आने की कमी पड़ गई है। अगर कल सुबह जाते ही उन्होंने जमाना कर दिया तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। यह सुनते ही घर में सियापा छा गया और जमुना ने झट ट्रंक से नोट की गड्डी निकालकर छप्पर में खोस दी। और जब माँ ने कहा बेटी उधार दे दो, तो ताली माँ के हाथ में देकर बोली, देख लो ना, संदूक में 2-4 दुनिया पड़ी होंगी। लेकिन जमुना ने सोचा आज भला टल गई तो टल गई, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इतना तो पहले ही लुट गया है, अब अगर जमुना भी माँ बाप पर लुटा दे तो अपने बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी। अरे माँ बाप कै दिन के हैं, उसे सहारा तो उसके बच्चे ही देंगे ना। यहाँ पर माणिक मुल्ला कहानी कहते कहते रुक गए और हम लोगों की ओर देखकर बोले, प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखो कि नारी पहले माँ होती है, तब और कुछ। इसका जन्म ही इसलिए होता है कि वह माँ बने, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ावे, यही उसकी महानता है। तुमने देखा कि जमुना के मन में पहले अपने बच्चों का ख्याल आया। अस्तु, जमुना अपने भावी बाल बच्चों का ख्याल करके अपनी ससुराल चली गई और सुख से रहने लगी। सच पूछो तो यही जमुना की कहानी का खात्मा होता। लेकिन आपने तो घोड़े की नाल दिखाई थी, इसका तो जिक्र आया ही नहीं। ओ, मैंने सोचा देखूं तुम लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो। और तब उन्होंने उस नाल की घटना भी बताई। असल में जमुना के पति तेहाजू यानी पुख्ता दीवार, पर उनमें और जमुना में उतना ही अंतर था जितना पलस्तर उखड़ी हुई पुरानी दीवार और लिपे पुते तुलसी के चौतरे में। इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर जमुना तन मन से पति परायणा थी। पति भी जहां उसके गहने कपड़ों का ध्यान रखते थे, वहीं उसे भजनामृत, गंगा महात्म्य, गुटका रामायण आदि ग्रंथ रत्न लाकर दिया करते थे, और वह भी उसमें उत्तम के असबस मन माही आदि पढ़कर लाभान्वित हुआ करती थी। होते होते यह हुआ कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन कीर्तन कथा सत्संग में उसका चित रम गया, और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वह दीवानी घूमती रहे। रोज उसके यहाँ साधु संतों का भोजन होता रहे, और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान की मस्तक से प्रकाश फूटता था। वैसे उसकी भक्ति बहुत निष्काम थी, किंतु जब साधु संत उसे आशीर्वाद दे दें कि संतानवती भव, तो वह उदास हो जाया करे। उसके पति उसे बहुत समझाया करते थे, अजी यह तो भगवान की माया है, इसमें उदास क्यों होती हो। लेकिन संतान की चिंता उन्हें भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जागीर के जमींदार का वारिस कोई नहीं था। अंत में एक दिन वे और जमुना दोनों एक ज्योतिषी के यहाँ गए, जिसने जमुना को बताया कि उसे कार्तिक भर सुबह गंगा नहाकर चंडी देवी को पीले फूल और ब्राह्मणों को चना, जौ और सोने का दान करना चाहिए। जमुना इस अनुष्ठान के लिए तत्काल राजी हो गई, लेकिन इतनी सुबह किसके साथ जाए। जमुना ने पति जमींदार साहब से कहा कि वे साथ चला करें, पर वे ठहरे बूढ़े आदमी
सुबह जरा सी ठंडी हवा लगते ही उन्हें खांसी का दौरा आ जाता था। अंत में यह तय हुआ कि रामधन तांगे वाला शाम को जल्दी छुट्टी ले लिया करेगा और सुबह 4 बजे आकर तांगा जोत दिया करेगा। जमुना नित्य नियम से नहाने जाने लगी। कार्तिक में काफी सर्दी पड़ने लगती है और घाट से मंदिर तक उसे केवल एक पतली रेशमी धोती पहनकर फूल चढ़ाने जाना पड़ता था। वह थर थर कांपती थी। एक दिन मारे सर्दी के उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वह वहीं ठंडी बालू पर बैठ गई और यह कहा कि रामधन अगर उसे समूची उठाकर तांगे पर न ले बैठा देता तो वह वहीं बैठी बैठी ठंड से गल जाती। अंत में रामधन से न देखा गया। उसने एक दिन कहा, बहू जी, आप काहे जान दे पर उतारू हो? ऐसन तपस्या तो गौरा माइयों ने करिन होई है। बड़े बड़े ज्योतिषी का कहा कर लियो, अब एक गरीब मनई का भी कहा के लेव। जमुना के पूछने पर उसने बताया, जिस घोड़े के माथे पर सफेद तिलक हो उसके अगले बाएं पैर की घिसी हुई नाल चंद्र ग्रहण के समय अपने हाथ से निकालकर उसकी अंगूठी बनवा कर पहन ले तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जमुना को यह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चंद्र ग्रहण कब पड़े। रामधन ने बताया कि चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन कठिनाई यह है कि नाल अभी नया लगवाया है और वह 3 दिन के अंदर कैसे घिसेगा, और नया कुछ प्रभाव नहीं रखता। तो फिर क्या हो रामधन, तुम ही कोई जुगत बताओ। मालकिन, एक ही जुगत है। क्या? तांगा रोज कम से कम 12 मील चले, लेकिन मालिक कहीं जाते नहीं। अकेले मुझे तांगा ले जाने देंगी नहीं। आप चले तो ठीक रहे, लेकिन हम 12 मील कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चलें। गंगा पार पक्की सड़क है। 12 मील घुमाकर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूंगा। 3 दिन की ही तो बात है। जमुना राजी हो गई और 3 दिन तक रोज तांगा गंगा पार चला जाया करता था। रामधन का अंदाज ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवा कर अंगूठी बनवाई गई। और अंगूठी का प्रताप देखिए कि जमींदार साहब के यहाँ नौबत बजने लगी। नर्स ने पूरे 100 रुपए की बख्शीश ली। जमींदार बेचारे वृद्ध हो चुके थे और उन्हें बहुत कष्ट था। वारिस भी हो चुका था, अतः भगवान ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। जमुना पति के बिच्छों में धाड़े मार मार कर रोई, चूड़ी कंगन फोड़ डाले, खाना पीना छोड़ दिया। अंत में पड़ोसियों ने समझाया कि बच्चा छोटा है, उसका मुंह देखना चाहिए। जो होना था सो हो लिया। काल बली है, उस पर किसका बस चलता है। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर जमुना ने आंसू पोंछे, घर बाहर संभाला। इतनी बड़ी कोठी थी, अकेले रहना एक विधवा महिला के लिए अनुचित था। अतः उसने रामधन को एक कोठरी दी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। जमुना की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों को शंका थी कि माणिक मुल्ला को यह घिसी नाल कहाँ से मिली। उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दिन कहीं रेल सफर में माणिक मुल्ला को रामधन मिला। सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ थे उसके। माणिक मुल्ला को देखते ही उसने अपने भाग्योदय की सारी कथा सुनाई और कहा कि सचमुच घोड़े की नाल में बड़ी तासीर होती है। और फिर उसने एक नाल माणिक मुल्ला के पास भेज दी थी। यद्यपि उन्होंने उसकी अंगूठी न बनवा कर उसे हिफाजत से रख लिया। कहानी सुनाकर माणिक मुल्ला श्याम की ओर देखकर बोले, देखा श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। जमुना को कितना सुख मिला। तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे थे, क्यों? श्याम ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया कि वह व्यर्थ में दुखी हो रहा था। अंत में माणिक मुल्ला बोले, लेकिन अब बताओ इससे निष्कर्ष क्या निकला? हम लोगों में से जब कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं। किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वह तांगा हाँकना ही क्यों ना हो। हम सबों को इस कहानी का यह निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि कभी किसी प्रकार के ईमानदारी की श्रम को नीची निगाह से ना देखेंगे, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह माणिक मुल्ला की दूसरी निष्कर्षवादी कहानी समाप्त हुई। अनध्याय। जमुना की जीवन गाथा समाप्त हो चुकी थी और हम लोगों को उसके जीवन का ऐसा सुखद समाधान देखकर बहुत संतोष मिला। ऐसा लगा कि जैसे सभी रसों की परिणति शांत या निर्वेद में होती है, वैसे ही उस अभागिन के जीवन के सारे संघर्ष और पीड़ा की परिणति मातृत्व से प्लावित, शांत
निष्कंप दीपशिखा के समान प्रकाशमान, पवित्र, निष्कलंक वैधव्य में हुई। रात को जब हम लोग हकीम जी के चबूतरे पर अपनी अपनी खाट और बिस्तरा लेकर एकत्र हुए तो जमुना की जीवन गाथा हम सबों के मस्तिष्क पर छाई हुई थी, और उसको लेकर जो बातचीत तथा वाद विवाद हुआ उसका नाटकीय विवरण इस प्रकार है। मैं खाट पर बैठकर तकिए को उठाकर गोद में रखते हुए, भाई कहानी बहुत अच्छी रही। ओमकार जमाई लेते हुए, रही होगी। प्रकाश करवट बदलकर, लेकिन तुम लोगों ने उसका अर्थ भी समझा। श्याम उत्साह से, क्यों, उसमें कौन कठिन भाषा थी। प्रकाश, यही तो माणिक मुल्ला की खूबी है, अगर जरा सा सचेत होकर उनकी बात तुम समझते नहीं गए तो फौरन तुम्हारे हाथ से तत्व निकल जाएगा, हल्का फुल्का भूसा हाथ आएगा। अब यह बताओ कि कहानी सुनकर क्या भावना उठी तुम्हारे मन में, तुम बताओ। मैं, यह समझकर कि ऐसे अवसर पर थोड़ी आलोचना करना विद्वता का परिचायक है। भाई मेरे तो यही समझ में नहीं आया कि माणिक मुल्ला ने जमुना जैसी नायिका की कहानी क्यों कही। शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते या बड़े आधुनिक बनते हैं तो सुनीता जैसी साहसी नायिका उठाते, या देवसेना, शेखर की शशि वशी तमाम टाइप मिल सकते थे। प्रकाश सुकरात किसी टोन में, लेकिन यह बताओ कि जिंदगी में अधिकांश नायिकाएं जमुना जैसी मिलती हैं या राधा और सुधा और गेसु और सुनीता और देवसेना जैसी। मैं चालाकी से अपने को बचाते हुए, पता नहीं, मेरा नायिकाओं के बारे में कोई अनुभव नहीं, यह तो आप ही बता सकते हैं। श्याम, भाई हमारे चारों ओर दुर्भाग्य से 90% लोग तो जमुना और रामधन की तरह के ही होते हैं, पर इससे क्या, कहानीकार को शिवम का चित्रण करना चाहिए। प्रकाश, यह तो ठीक है, पर अगर किसी जमी हुई झील पर आधा इंच बर्फ और नीचे अथाह पानी और वहीं एक गाइड खड़ा है जो उस पर से आने वालों को आधा इंच की सूचना दे देता है और नीचे के अथाह पानी की खबर नहीं देता, तो वह राहगीरों को धोखा देता है या नहीं। मैं, क्यों नहीं। प्रकाश, और अगर वे राहगीर बर्फ टूटने पर पानी में डूब जाएं तो इसका पाप गाइड पर पड़ेगा ना। श्याम, और क्या। प्रकाश, बस माणिक मुल्ला भी तुम्हारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहां मौत है, अंधेरा है, कीचड़ है, गंदगी है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ, नहीं तो डूब जाओ, लेकिन आधा इंच ऊपर जमी बर्फ कुछ काम न देगी। एक और नए लोगों को यह रोमानी दृष्टिकोण, यह भावुकता, दूसरी ओर बूढ़ों का यह थोथा आदर्श और झूठी अवैज्ञानिक मर्यादा सिर्फ आधी इंच बर्फ है जिसने पानी की खूंखार गहराई को छिपा रखा है। ओंकार उब जाते हैं, सोचते हैं कि कभी यह लेक्चर बंद हो। प्रकाश उत्साह से कहता जाता है, जमुना निम्न मध्य वर्ग की भयानक समस्या है, आर्थिक नींव खोखली है, उसकी वजह से विवाह, प्रेम, परिवार, सभी की नींवें हिल गई हैं, अनैतिकता छाई हुई है, पर उस ओर से सबने आंखें मूंदी हैं। असल में पूरी जिंदगी की व्यवस्था बदलनी होगी। मैं ऊबकर जमाई लेता हूँ। प्रकाश, क्यों, नींद आ रही है तुम्हें। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि कुछ पढ़ो लिखो, सिर्फ उपन्यास पढ़ते रहते हो। गंभीर चीजें पढ़ो, समाज का ढांचा, उसकी प्रगति, उसमें अर्थ, नैतिकता, साहित्य का स्थान। मैं बात काट कर, मैंने क्या पढ़ा नहीं, तुम्ही ने पढ़ा है। यह देखकर कि प्रकाश की विद्वता का रोब लोगों पर जम रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इसकी मार्क्सवादी व्याख्या दे सकता हूं। प्रकाश, क्या क्या व्याख्या दे सकते हो। मैं अकड़कर, मार्क्सवादी। ओंकार, अरे यार रहने भी दो। श्याम, मुझे नींद आ रही है। मैं, देखिए, असल में इसकी मार्क्सवादी व्याख्या इस तरह हो सकती है, जमुना मानवता का प्रतीक है, मध्य वर्ग माणिक मुल्ला और सामंत वर्ग जमींदार उसका उद्धार करने में असफल रहे, अंत में श्रमिक वर्ग रामधन ने उसको नई दिशा सुझाई। प्रकाश, क्या। क्षण भर स्तब्ध, फिर माथा ठोक कर, बेचारा मार्क्सवाद भी ऐसा भागा निकला कि तमाम दुनिया में जीत के झंडे गाड़ आया और हिंदुस्तान में आकर इसे बड़े बड़े राहु ग्रस गए। तुम्हें क्या, इसे ऐसे ऐसे व्याख्याकार यहाँ मिले हैं कि वह वे अपनी किस्मत को रोता होगा। जोरों से हंसता है, मैं अपनी हंसी उड़ते देखकर उदास हो जाता हूँ। हकीम जी की पत्नी नेपथ्य से, मैं कहती हूँ यह चबूतरा है या सब्जी मंडी, जिसे देखो खाट उठाए चला आता है, आधी रात तक चक 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 चक। कल से सबको निकालो यहाँ से। हकीम जी नेपथ्य से कांपती हुई बूढ़ी आवाज, अरे बच्चे हैं,
हंस बोल लेने दे, तेरे अपने बच्चे नहीं हैं फिर दूसरों को क्यों खाने दौड़ती है। हम सब पर सकता छा जाता है। मैं बहुत उदास होकर लेट जाता हूँ। नीम पर से नींद की परियां उतरती हैं पलकों पर, छम 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 नृत्य कर। आज के भाग में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। आगे आने वाली कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।